ये आपके बुनियादी यानी आपके मंशूर की जो बुनियादी चीज़ है वो यही है कि हम लोगों को, हम महंगाई की कमर तोड़ना चाहते हैं, हम बेरोज़गारी की कमर तोड़ना चाहते हैं। इतने बेचारे नौजवान आजकल डिग्रियां लिए फिरते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, धक्के खाते हैं छोटी छोटी नौकरियों के लिए। यानी कि मास्टर्स किया हुआ है किसी सब्जेक्ट में लेकिन चपरासी की नौकरी नहीं मिलती। इसलिए तो हमने ये मुल्क नहीं बनाया था। लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलतें मुयसर नहीं है मेरे भाई। आज कोई खुदा न खास्ता ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए जो जानलेवा है तो उसके पास टीका लगवाने के लिए पैसे नहीं होते। तो ये हमने ये स्टेट बनाई थी कि कम से कम ऐसे लोगों का ख्याल रखा जाए, उनके लिए कोई अपना हम सहूलतें उनको पहुंचाएं, उनके दुख दर्द बटाएं, उनके घरों में आसानियां लेके आएं, उनके घरों वो भी तो पाकिस्तानी हैं। ये तो नहीं कि इतना तफावत हो, इतना फ़र्क हो कि किसी के पास तो जो है वो इतने इतने बड़े महल्लात हों और किसी के पास जो है वो 2 मरले ज़मीन जगह ना हो रहने के लिए। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 170 अरब रुपए के कर्जे हड़प कर दिए हैं उन्होंने, माफ़ कर दिए हैं, उनको राइट ऑफ कर दिया है। और यहाँ 25,000 रुपया जो है जिसका हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्जा की किस्त नहीं अदा कर पाता उसके घर को नीलाम कर दिया जाता है। तो 170 अरब रुपये के कर्जे जो किसके हैं, वो इस कौम के खून पसीने की कमाई है। मेरा ख्याल है, मैं ये समझता हूँ कि ये सब हमारा एजेंडा है। आप मुझे कहते हैं क्या मैनिफेस्टो, ये सब मेरा मैनिफेस्टो है, पीएमएल का मैनिफेस्टो, ये सब कुछ है। इस मुआशरे को हमें एक फलाई मुआशरा बनाना है और फलाई मुआशरा तभी बन सकता है कि अदलिया आज़ाद हो। ये सब मामले जो हैं तभी मुमकिन है, इनका यानी रास्ता एक आज़ाद अदलिया से होकर जाता है। नजम सेठी साहब, आपसे गुजारिश है कि आपने मियाँ साहब की गुफ्तगू सुनी और मंशूर की जो बुनियादी बात थी मियाँ साहब ने फरमाई, अब आप सवाल कीजिए। जी हाँ, मैं बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। मियाँ साहब ने जिक्र किया कि 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, दोनों दफ़ा टर्म ना कंप्लीट कर सके, 2.5 साल। तो मुझे याद पड़ता है कि पहली दफ़ा ग़ुलाम इसाक़ खान सदर थे, मियाँ साहब पर उनकी काफ़ी मेहरबानियाँ थी मगर झगड़े हो गए। दूसरी तरफ दूसरी दफ़ा जनरल मुशर्रफ मियाँ साहब की उन पर बड़ी मेहरबानियाँ थी और फिर झगड़े हो गए। लोग ये पूछना चाहते हैं मियाँ साहब, अब आप फिर इंशाल्लाह किसी दिन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो ये जो 2 दौर आपने देखे हैं और अब आपको 6-7 साल आप बाहर रहे हैं, बहुत मौका मिला होगा सोचने का, क्या गलतियां हुई कि ये दौर आपके 2 दफ़ा कंप्लीट नहीं हो सके, और वो क्या चीज़ें थी जो आपको शायद नहीं करनी चाहिए थी, जब आप अब ख्याल रखेंगे कि आपका तीसरा दौर जो है वो इंशाल्लाह 5 साल का हो? नजम साहब, इंसान फरिश्ता तो है नहीं, गलती का पुतला है, गलतियां होती हैं, उन गलतियों से सबक भी सीखना चाहिए। कामयाब इंसान वही है जो गलतियों से सबक सीखे। सबक हमने भी सीखने की कोशिश की है, लेकिन अब सारी ये मेरे कंधों पर जिम्मेदारी नहीं है कि तीसरा दौर जो है वो भी मेरा जो है वो एक अनइंटरप्टेड दौर होगा जिसमें किसी को दखल अंदाजी नहीं होगी। ग़ुलाम इसाक़ खान साहब मेरे बुज़ुर्ग थे, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन आखिर में आके वो एक मामला ऐसा हो गया, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। मैं अब उनकी ज़िंदगी के बाद कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंसान को इससे परहेज़ करना चाहिए। लेकिन फिर जब एक ज़ाती इंटरेस्ट और ज़ाती मफादात जहाँ आ जाते हैं तो उससे फिर मैं समझता हूँ कि अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अगर हमारे मुल्क के अंदर है तो फिर सदर की वही पावर्स होनी चाहिए जो बरतानिया में है, जो हिंदुस्तान में है, या किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर है। 73 का आइन अगर रिस्टोर हो जाता, 8वीं तरमीम रास्ते में ना आती तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। लेकिन जब कोई 73 के आइन को रिवाइव करता है और वो उसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ ले जाने की कोशिश करता है तो सदर आड़े नहीं आता तो जर्नैल आड़े आ जाता है। अब बताएं, मैं GHQ जो है, मैंने तो कभी उनके मामलात में दखलंदाजी नहीं की और ना करने का कोई इरादा है। लेकिन अगर चीफ आर्मी स्टाफ जो है वो समझे कि मैं ख़ुद प्राइम मिनिस्टर से भी ऊंचा शख्स हूँ और प्राइम मिनिस्टर मेरे मातहत होना चाहिए, ये सोच जो है फिर ये मामलात को ख़राब करती है। तो ये उसका जवाब है। मैं ये समझता हूँ अगर सब लोग आइन की डेफिनेशन को सामने रख के अपनी अपनी लिमिट्स में रहें
अपनी अपनी हदूद में रहें तो ये मामला बहुत अच्छा चल सकता है। और मेरे ख्याल ये हमें सीखना चाहिए। आज लॉयर्स की स्ट्रगल भी हमें यही सिखाने की कोशिश कर रही है। अब मुझे आप बताइए, चले मेरे साथ तो मुशर्रफ साहब का झगड़ा हो गया, अदलिया के साथ मुशर्रफ साहब का झगड़ा क्यों हुआ? कौन सा उन्होंने जनाब मुशर्रफ साहब के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने की कोशिश की थी? क्यों झगड़ा हुआ? क्यों नौबत यहाँ तक पहुँची कि सारी अदलिया फारिग, घरों में नज़रबंद, लॉयर्स फारिग, लॉयर्स घरों में नज़रबंद, आज भी बंद नज़रबंद हैं बेचारे, इतने नज़रबंद है कि अब तो थक गए हैं अपने घरों में नज़रबंद हो के। सिर्फ मेरा मसला नहीं है, ये मसला बाकी इदारों का भी है, सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर के इंस्टीट्यूशन का मसला नहीं है, ये पार्लियामेंट का भी यही मसला है। ये हमारा आइन भी रो रहा है आज कि मुझे बार बार तोड़ दिया जाता है, हमारा कानून रो रहा है आज कि मुझे बार बार तोड़ दिया जाता है, हमारी असेंबली बेचारी यतीम हो गई है टूट टूट कर, हमारी अदलिया का आज मसला यही है कि उसको भी तोड़ दिया गया है। यानी पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में अदलिया को तोड़ दिया। मियां साहब, इसी हवाले से मेरा एक सवाल है कि आपकी सियासत का आगाज़ कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स से हुआ, और कन्फ्रंटेशन रवायती पार्टी जो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या हुआ कि आपने 99 के बाद उस पॉलिटिक्स को जब आप दोबारा नमूदार हुए 2-4 साल से, तो आप पीपल्स पार्टी के ज़्यादा करीब नज़र आते हैं, जबकि उनका मैनिफेस्टो और आपका जो इकनॉमिक मैनिफेस्टो है पार्टी का टोटली मुख्तलिफ है। वो क्या आपका लेसन है पॉलिटिक्स का कि आप पीपल्स पार्टी को अपना इत्तेहादी समझने लगे हैं? जी नहीं, पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है मुल्क की, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी पार्टी है मुल्क की। हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा एजेंडा है, उनका अपना मैनिफेस्टो एजेंडा है, और हमें जो है वो पब्लिक के पास हम गए हैं, पब्लिक ने हमें बहुत नवाजा है, माजी में भी बहुत नवाजा है, और 1997 के अंदर तो 2/3 अक्सरियत भी अवाम ने हमें दी है। मैं अवाम का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इतना एतमाद किया हमारे ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा अपना एजेंडा, हम अपने एजेंडे को वहीं से शुरू करेंगे जहाँ हम छोड़ कर गए थे। जैसे मैंने अभी कहा है, हम वहीं से अपने काम का आगाज़ करेंगे। वो एजेंडा कौम का एक मकबूल एजेंडा है। हमें 2-2 ढाई साल मिले, लेकिन हमने वो कुछ अल्लाह के फजल करम से खड़ा कर दिया इस मुल्क में जो पहले किसी ने नहीं किया। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान में सड़कों का जाल, मोटरवेज़, पहली दफ़ा ये कम्युनिकेशन सेक्टर में इतनी बड़ी तब्दीली आज पाकिस्तान के अंदर देखिए कहाँ से कहाँ हम ले गए हैं। और उसके बाद फिर दिफाई लिहाज से पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बना हमारे दौर में। यानी पाकिस्तान की कुछ छोटी मोटी खिदमत नहीं है ये आज कोई मुल्क पाकिस्तान पे मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं कर सकता कि वो समझता है कि पाकिस्तान भी एक एटमी कुव्वत है, जवाब दे सकता है। और उसके बाद पहली मर्तबा हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आए, कश्मीर के ऊपर हमने दस्तखत किए, लाहौर डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए, हमने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। अगर कारगिल का ये मसला बीच में खड़ा ना कर दिया जाता, आज शायद हम अपने मसाइल पे बहुत हद तक काबू पा चुके होते। आपने न्यूक्लियर, तो ये हमारा ही एजेंडा है। हमारा एजेंडा तो पीस का एजेंडा है, प्रोग्रेस का एजेंडा है, प्रॉस्पेरिटी का एजेंडा है, अवाम की खिदमत का एजेंडा है, और अपने आइन और कानून को दोबारा अपनी असली जगह पे लाके खड़ा करने का एजेंडा है। आपने एटमी प्रोग्राम की बात की, और आजकल पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ी जो इशू है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करना या इसको उठा के मैक्सिको या दूसरे मुल्क में ले जाना। आप क्या समझते हैं कि अगर आप पावर में आए तो जो इंटरनेशनल इंटरवेंशन के प्लान है, आप उसकी मज़ाहमत कर सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल ये सब पता नहीं क्यों वावेला मचाया जा रहा है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को, पाकिस्तान के एटमी जो एसेट्स हैं उनको कोई ख़तरा नहीं है। वो एक महफूज सिस्टम के तहत है और उसका तहफ़्फ़ुज़ हम करने की अहलियत रखते हैं। ये ख़दशात बिल्कुल बेमानी हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ़ पाकिस्तान पे कोई सियासी दबाव बढ़ाने के लिए लेकिन हाँ, एक बात है कि पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात होती क्यों है, जन्म क्यों लेती है? हिंदुस्तान भी एटमी कुव्वत है, उसके बारे में ऐसी चीज़ें क्यों नहीं जन्म लेती? इसलिए इसराइल भी एटमी कुव्वत है, क्योंकि वो अपने कानूनी और अपने आईनी रास्ते पे चल रहा है। किसी को उनके बारे में नहीं है कि शायद इस ट्रैक से हटेगा, क्योंकि पाकिस्तान कभी आइन की हुकूमत होती है, कभी फ़ौज की हुकूमत होती है,
कभी डेमोक्रेसी होती है, कभी डिक्टेटरशिप होती है, इसलिए उनको ये ख़दशात हैं कि ये मुल्क जो है ना ये एक ट्रैक पर चूँकि नहीं है, तो ये ख़दशात का इजहार होता है। लेकिन फिर भी इन ख़दशात की कोई ज़रूरत नहीं है।